नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में लीगल अवेयरनेस में हम लोग सेडेशन लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि अभी न्यूज़ में आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेडेशन लॉ होता क्या है। तो सबसे पहले आपका ये जो सेडेशन लॉ है, देखिए सेडेशन का मतलब कई बार लोग राजद्रोह से लगाते हैं और कई बार इसका मतलब देशद्रोह से लगाते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जब लॉ लाया गया था, बेसिकली ये इंडियन पिनल कोड में ये मेंशन किया हुआ है। इंडियन पिनल कोड 1860। जब इंडियन पिनल कोड जब बनाया गया तो उस टाइम भारत जो एक सब कॉन्टिनेंट था। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट था और वहाँ छोटे छोटे रियासतें थी। इसलिए उसको अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उस टाइम इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट की तरह देखा जा रहा था और उसको पूरा कंप्लीट एक कंट्री की तरफ नहीं मतलब ट्रीट किया जा रहा था। तो देशद्रोह का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। अब राजद्रोह, क्योंकि ये इम्पीरियल रूल के अगेंस्ट में जो भी लॉ बनाया गया था। अब ये आईपीसी 1860 है, उसमें आपका चैप्टर 6 आता है। उसमें आपका चैप्टर 6 में सेक्शन 124A में आपका जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं वो ये डिफ़ाइन करते हैं कि अगर उस प्रोविज़न के अंतर्गत कोई अगर क्राइम करता है, ऑफेंस करता है, तो वो सेडेशन कहलाएगा, राजद्रोह कहलाएगा। अब ये एक्चुअल जो 1860 में जब आईपीसी बनाई गई थी, तब ये सेडेशन लॉ उसमें मेंशन नहीं था। ये कब आया? 1870 में। 1870 में इसे ऐड किया गया। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इसे 1870 में इम्प्लीमेंट किए, फिर से इसमें इंसर्ट किया गया और 21 साल तक इसका मेन मकसद लाने का यही था कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके खिलाफ एक अंकुश लगाने के लिए इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया था। हालांकि पहला केस जो इस पे बना गया था, इसके तहत जो एफआईआर किया गया था, वो 21 साल बाद 1891 में किया गया था। जेसी बसु नाम था इनका, जोगेंद्र चंद्र बोस, सॉरी जेसी बसु में बोल रहा हूँ, जेसी बोस, जोगेंद्र चंद्र बोस। आप केस भी पढ़ सकते हैं, क्वीन वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस लिखा हुआ है। जोगेंद्र चंद्र बोस ये अपना एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे बंग भूमि के नाम पे, बंगोबासी। इनका एक प्रिंटिंग प्रेस था, बंगोबासी, इस नाम से इनका एक प्रिंटिंग प्रेस चलता था। और इन्होंने कुछ कंटेंट ऐसे लिखे जिसके तहत, हालांकि उन्होंने पॉजिटिव कंटेंट लिखा अपने देश के लोगों को जोड़ने के लिए, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, लेकिन उसके तहत 1800 आपका ये जो 124A के तहत इनके ऊपर पहला एफआईआर किया गया। बाद में 1922 में आपका महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक, इन सब पर भी, और भी कई सारे फ्रीडम एंड मैनी मोर फ्रीडम फाइटर्स, उन पर सेक्शन 124A के तहत एफआईआर दर्ज किया गया, केस ट्रायल चलाया गया, केसेस चलाए गए। तो बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 124A के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके, मतलब एक कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसे रखा जाए कि नहीं रखा जाए, इस पर डिस्कशन चला था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कहना ये था कि कुछ लॉज की अभी देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए ज़रूरी है कि हम उसे अभी रखें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 124A को रखा गया इंडियन पिनल कोड में। अब यहाँ पे डिस्कशन क्या है, अभी आप रिसेंटली न्यूज़ में जैसे सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं इस लॉ का मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। किसी भी कानून को बनाया जाता है तो उसको उसके मतलब
अच्छे के लिए बनाया जाता है कि हम इस कानून का अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्पेशली मैं इंडियन पिनल कोड की बात करूं, ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जिसमें किसी इंडिविजुअल के राइट, लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब किए गए हैं, चाहे वो पर्सन हो, ज्यूरिस्टिक पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, कोई भी हो, चाहे वो कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उसके राइट, लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब किए गए हैं। अगर आप उसे मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं काम करते हैं तो उसके पनिशमेंट्स का विधान भी उसमें दिया गया है। ये आपका सब्सटेंटिव लॉ है। लेकिन उसी सब्सटेंटिव लॉ में कुछ लॉ ऐसे हो जाते हैं जब कई बार स्टेट, चाहे कई बार इंडिविजुअल पर्सन उस कानून का दुरुपयोग करता है। एक सेक्शन ऐसा ही आपका आईपीसी में आता है, सेक्शन 498A। इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे कभी। इसका भी कई बार बहुत हद तक देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सबने नोटिस किया कि उसका भी दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे अभी चर्चा में जो विषय है 124A को लेके, देशद्रोह के बारे में, राजद्रोह के बारे में। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आईपीसी क्या कहता है, इंडियन पिनल कोड इसके बारे में क्या कहता है। तो इंडियन पिनल कोड कहता है कि हु एवर, कोई भी हो, एनीबडी, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, कोई भी हो। एक चीज़ आप और न्यूज़ में देखे होंगे, रिसेंटली एक मंत्री हैं एक राज्य में, और मंत्री और उनकी वाइफ हनुमान चालीसा पढ़ने को लेके उनके ऊपर राजद्रोह का सिडेशन का लॉ लगा के उनके ऊपर एफआईआर, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये लेटेस्ट सबसे अगर मैं एग्जांपल अगर देना चाहूँगा तो, और इन्होंने यही कहा था कि मैं हनुमान चालीसा पाठ करूँगा, जाके किसी के यहाँ करूँगा, वो अलग चीज़ है। तो उनके ऊपर राजद्रोह का कानून लगा दिया गया। कई बार कई लोगों पर ऐसा देखा गया है कि राजद्रोह का कानून तो चल रहा है, लेकिन राजद्रोह के कानून पर उनको अरेस्ट किया गया, ट्रायल चल रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई है, प्रॉपर ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस। और आप देखेंगे तो 2020 में 70 से भी ज़्यादा केसेस जो मतलब अरेस्ट किए गए थे, वो राजद्रोह के सेक्शन 124A के तहत अरेस्ट किए गए थे। तो आइए अब इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। सेक्शन 124A कहता क्या है। हु एवर, कोई भी, हु एवर, बाई वर्ड्स, शब्द के द्वारा, बाई वर्ड्स, ईदर स्पोकन और रिटन। यहाँ मैं सिर्फ इस डिफ़ाइन करूँगा, इसका पनिशमेंट के बारे में भी नहीं बताऊँगा। क्या है सिडेशन लॉ के, आईपीसी क्या कहता है, मैकॉले साहब ने क्या ड्राफ्ट किया है, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं। हु एवर बाई वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन और बाई साइंस और बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, ये आपका मेन मीडियम है। ऑफेंस करने का मेन जो मोड है, मेन मीडियम है, वो आपका बाय वर्ड्स, चाहे बोल के, चाहे लिख के, चाहे किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, चाहे कोई साइन क्रिएट करके, या और भी अदर मीन्स हो। ये किसके खिलाफ आप ये जो यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट, अगेंस्ट होम, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ये भी लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं आप, क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं आप एक ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हैटर्ड, आप घृणा की भावना लाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ लोगों में। पहला चीज, कॉन्टेम्प्ट, अवमानना लोगों में सरकार के खिलाफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। किस माध्यम से, इधर बाय वर्ड्स स्पोकन, रिटन और बाय साइंस और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, और एक्साइट्स, और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। attempts to excite disaffection towards whom the government established by law in India। ठीक,
तो ये आपका मीनिंग हो गया। अगर इतने सारे क्राइम आप कर रहे हैं, आपका मेन मकसद ये सब कुछ करने का है कि आप सरकार के खिलाफ, जो सरकार इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, लॉ के द्वारा, विधि द्वारा स्थापित की गई सरकार के खिलाफ आप लोगों में घृणा की भावना, अवमानना की भावना और उनके अंदर एक मतलब एक प्रोवोकेशन एक्साइट कर रहे हैं, उनको डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, डिसलॉयल्टी क्रिएट कर रहे हैं इन सब के माध्यम के जरिए, तो ये आपका सिडेशन कहलाएगा। ये आपका सीधा सीधा मीनिंग हो गया है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। इसके बारे में 3 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन आईपीसी में ये दिया गया है, डिसअफेक्शन के बारे में दिया गया। डिसअफेक्शन का मतलब डिसलॉयल्टी है, डिसलॉयल्टी एंड फीलिंग ऑफ एनिमिटी। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि आपको, क्योंकि बाद में फिर इसको ये किया गया है, थोड़ा सा मतलब लिबरल किया गया है, आप किसी के डिसअप्रूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कोई भी पॉलिसी से उसको आप डिसअप्रूव कर सकते हैं। संविधान आपको बोलने का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, लेकिन आपका वो डिसअप्रूवल जो है किसी भी प्रकार का घृणा क्रिएट ना करे, हैट्रेड और कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर ये क्रिएट नहीं हो रहा है तो आपने जो भी किया है दैट विल नॉट बी काउंटेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिडेशन। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन 3 के बारे में समझते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 3 गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बारे में करता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, उनके पॉलिसीज़, उनके जो कार्य करने के जो तरीके हैं, उसके खिलाफ भी आप अगर चाहें तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई ऐसा आपको कार्य नहीं करना है जो कि पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करे और पब्लिक के अंदर घृणा, अवमानना और डिसअफेक्शन क्रिएट करे। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही है तो आप जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं दैट विल नॉट बी काउंटेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिडेशन। ये हो गया आपका सिडेशन। इसका दुरुपयोग कई साल से सरकार करते आ रही है, स्पेशली अभी जो पिछले 2-3 दिनों से जो आपका चल रहा है, हमारे एन.वी. रमन्ना साहब पिछले 10 महीने से जब से आपका चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस सिडेशन पे दिया है कि एक इम्पीरियल रूल के टाइम फ्रीडम फाइटर्स को जेल में भेजने का, एक ट्रायल पे चलाने का उन्होंने एक अपना एज ए वेपन यूज़ किया था, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से इस पर रेगुलर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल हैं और सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल कल ये कहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इम्प्लीमेंट कर रही है, अगर इसके तहत जो भी केसेस को फाइल किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कोई गलती नहीं हो रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट से वो इसका ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। कल का जो आर्ग्यूमेंट हुआ था वो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने अपने तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने ये अपने तरफ से दलील दिए थे। अब फिलहाल अब क्या है कि इसमें हम एक डिस्कशन और करेंगे। इसमें फेमस केसेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखिए, 2 फेमस केसेस हैं। एक आपका 1950 में आया था और दूसरा 1962 में। लेकिन 1962 का जो केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये एक लैंडमार्क केस है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2016 में, इसके डिस्कशन करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन दायर किया गया था, एक स्पेशल केस था, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया था कि अथॉरिटीज़, कोई भी अथॉरिटीज़ हो, एनी अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली ये पुलिस अथॉरिटीज़ की बात की जा रही है। इस अथॉरिटीज़ वाइल डीलिंग विद द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 124A
अगर पुलिस अथॉरिटी सेक्शन 124A के अंडर में, चाहे वो आपका कोर्ट भी हो, अगर सेक्शन 124A के अंडर में अगर किसी केस को डील कर रही है तो वो आईपीसी 1860 जो कि 124A जिसमें जो कि मेंशन किया गया है आईपीसी 1860 में, तो वो जो भी प्रिंसिपल्स आपके केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में लेट डाउन दिए गए थे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, ऑल द प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जो प्रिंसिपल्स बताए थे, उस प्रिंसिपल्स को अथॉरिटीज़ को ध्यान में रख के जो भी केसेस आपके 124A आईपीसी 1860 के अंदर आप डील कर रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के आपको ये करना है। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में पेटिशनर ने ये कहा था कि ये जो आपका 124A है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इट इज़ वायलेटिंग द राइट्स ऑफ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आर्टिकल 19 को वायलेट करता है, ये पेटिशनर का कहना था, डिफेंस लॉयर का कहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, हालांकि इसको कुछ मतलब अंकुश भी लगाया गया है इस पर स्पेशली। तो चलिए अभी रिसेंट अब इस पे क्या जो आपका जजमेंट आया है, रिसेंट जजमेंट अभी कल का जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट के, 3 बेंच जजों की बेंच बैठे थे, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस NV रमन्ना साहब खुद बैठे हुए थे और इसके अलावा जस्टिस हिमा कोहली बैठी थी और जस्टिस सूर्यकांत। ये 3 जजों की बेंच है, ये फुल बेंच कहा जाता है। और इन्होंने जो अपना भी कल का जो ऑर्डर दिया है कि अब आगे से जब तक नेक्स्ट सुनवाई नहीं हो जाती है, नेक्स्ट हियरिंग जुलाई 3rd वीक में होने वाला है, टिल नेक्स्ट हियरिंग 124A से रिलेटेड कोई भी केसेस अभी इसके FIR नहीं होंगे, मतलब कोई भी केसेस नहीं चलेंगे, नए केसेस कोई भी 124A के तहत फाइल नहीं किए जाएंगे। और इसके पहले भी जो ट्रायल चल रहे हैं उसमें उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इस पर अगर किसी पर ट्रायल चल रहा है तो वो अपना बेल लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। और कुछ लोगों को तो टोटली एक तरफ से स्टे लगा दिया गया, इंटरिम ऑर्डर ये पास किया गया है। टिल नेक्स्ट हियरिंग 124A हैज़ बिन केप्ट इन एबियंस। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया आपका आज का टेम्पोरेरली 124A। अब हम कह सकते हैं कि ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे आगे जो भी जुलाई 3rd वीक में जो सुनवाई आएगी, मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस रमन्ना साहब अपने कार्यकाल में अगस्त में रिटायर होने वाले हैं, तो उससे पहले ये कोई ना कोई एक लैंडमार्क जजमेंट दे के जाएंगे, स्पेशली इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके। और मुझे उम्मीद है कि जो भी गवर्नमेंट भी इसको रीड्राफ्टिंग करने का मतलब टाइम मांगी है, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा कम से कम इस बात पे लोगों के ऊपर राजद्रोह का अभियोग नहीं लगाया जाएगा कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने को लेके उनके ऊपर पता चला 124A का केस फाइल कर दिया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, आपके सजेशंस का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।